हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का विशेषांक कछुआ महल। राजकुमार अंकित मोहन। राजा विकास मोहन की मृत्यु के पश्चात विकासनगर के सिंहासन का प्रमुख दावेदार। सिंहासन के लिए अंकित मोहन की यही दावेदारी उसके प्राणों की दुश्मन बनने जा रही थी। दूसरे ही क्षण अंकित की भय मिश्रित चीख से सारा महल गूंज उठा। आई हा 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 हा। वह शैतान कौन है जिसने राजकुमार को पकड़ लिया? वह राजकुमार को हानि पहुंचा सकता है। आओ उन्हें बचाएं। आई! राजकुमार को तुम बचा सकते हो, परंतु इन अग्नि गोलों से तुम्हें कौन बचाएगा? आह! आह! आई! नहीं! हा 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 हा। तुझ जैसे प्यारे प्यारे बच्चे को मैं तड़पा तड़पा कर नहीं मारना चाहता। तुझे तो मैं एक झटके से मारूंगा, और इसके लिए तुझे दीवार पर लगे उन नेजों की तरफ उछालना एकदम ठीक रहेगा। एक क्षण बाद ही अंकित मोहन का शरीर उन नेजों की तरफ बढ़ रहा था जो उसके शरीर में धंसकर उसे काल के गाल में पहुंचाने वाले थे। लेकिन ठीक तभी हुआ वह चमत्कार जिसे किया था प्रहारा की स्वामिनी तुरीन ने। तुरीन चाची। तुरीन के साथ वहां पहुंचे थे भोकाल, शूतान और अति क्रूर। तू कोई भी हो दुष्ट, परंतु तूने अंकित को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, और ऐसा प्रयास करने वाले का भोकाल नामो निशान मिटा देता है। मूर्ख हो तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो, तब जबकि मृत्यु तुम सबके सिरों पर खेल रही है। और शैतान के मुंह से निकले घातक अग्नि गोलों को तुरीन ने रास्ते में ही समाप्त कर दिया। जिसे तू मृत्यु का नाम दे रहा है दुष्ट, वह हमारे लिए यह वह खेल है जिसे हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं खेल का ढंग ही बदल देता हूं। इस बार उस शैतान के हलक से निकले हुए छोटे छोटे जीव जो पलक झपकते ही बड़े हो गए। समलो, बचो इनसे। चिंता मत करो मित्र भोकाल। सर, मेरे दंता को ऐसे जीवों के कपाल फोड़ने में बड़ा आनंद आता है, और मुझे आनंद आता है इन्हें सम्मोहित करके आपस में टकराने में। बड़ी तेजी से चारों महारथी उन जीवों को समाप्त करते जा रहे थे। लेकिन फिर भी उफ, ओह, बचो इनसे। जीवों की बढ़ती हुई संख्या के आगे वे मात खाते जा रहे थे। अब भोकाल को करना ही पड़ा वह निश्चय। इस तरह इन जीवों से जूझते रहने से कोई लाभ नहीं। इनके मुख्य स्रोत को ही समाप्त करना होगा। बेहद तेजी से लहराया वो। अब यह क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण है दुष्ट। लेकिन भोकाल उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही खच खच खच, सर सर। उन चमकते विचित्र तीरों और हथियारों ने न सिर्फ उस शैतान के प्राण पखेड़ू उड़ा दिए, बल्कि शूतान, तुरीन और अतिक्रूर को भी घातक जीवों से छुटकारा दिला दिया। एक साथ ही सभी की निगाहें उस तरफ उठ गईं। चंद योद्धाओं के साथ सही समय पर हमारे राजमहल पहुंचने के परिणाम स्वरूप भी भोकाल, शूतान, तुरीन, अतिक्रूर जैसे महावीर और अपने इस जिगर के टुकड़े को तुम जीवित देख रही हो। आपने हमारे पुत्र को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है पिताश्री। पिता का भी पुत्र पर उपकार नहीं करता पगली। अपने नाती को हर संकट से बचाना तो हमारा कर्तव्य है। हमें इस बात का खेद है कि हम विकास मोहन की मृत्यु पर तुम्हें सांत्वना देने ना आ सके। पिछले कई महीनों से हम हिमालय पर अज्ञातवास के लिए गए हुए थे। लौटे तो हमें उस त्रासदी का पता चला। यह आपने बहुत अच्छा किया पिताश्री, क्योंकि केवल ऐसे में न केवल हमें अपितु राज्य को भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की मृत्यु के पश्चात सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। बिना शासक के हीरे के द्वार वाले इस राज्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साथ अंदरूनी शक्तियों ने भी षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया है। इसी के परिणाम स्वरूप राजकुमार अंकित की हत्या के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कहते कहते सुबह उठी रानी मोहिनी। तब रोती क्यों है पगली? हम सब ठीक कर देंगे। तेरे लाल की छाया तक भी अब कोई नहीं पहुंच पाएगा। मोहिनी के पिता वल्लभगढ़ के महाराज वल्लभ सिंह के स्नेह और सांत्वना ने रानी मोहिनी पर ही नहीं, इन पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। ऐसे समय में महाराज वल्लभ सिंह ने अपने चंद्र योद्धाओं के साथ यहाँ आकर अच्छा ही किया। हाँ, वे दुखी रानी को सहारा व सांत्वना देंगे, और अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस उनके चंद्र योद्धा दुष्ट शक्तियों से राजकुमार की रक्षा करेंगे। लेकिन फिर भी वे हैं बाहरी व्यक्ति ही, और ऐसे व्यक्ति पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेना ठीक नहीं। ऐसे में तुम किस सोच विचार में डूबे हो भोकाल? तुम भी कुछ कहो। तुम्हारा कहना ठीक भी हो सकता है, परंतु न जाने क्यों मुझे इन सब में मैं कोई रहस्य दिखाई दे रहा है। एक तो यह कि अंकित की हत्या करने आया शैतान चाहता तो उसी समय बड़ी आसानी से या तो अंकित की गर्दन मरोड़कर या फिर अपने मुख से अग्निगोला फेंक कर उसे मार सकता था, परंतु उसने वैसा नहीं किया।
अपितु अंकित को नेजों की तरफ उछालकर मारना चाहा, वो भी तब जब उसने हमें आते देख लिया था। और दूसरा ये कि ऐन उस समय चंद्र योद्धाओं ने वहां पहुंचकर उस शैतान को समाप्त किया जब मैं उसका अंत करने वाला था। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कुछ हुआ वो मात्र संयोग नहीं था, उसके पीछे कोई षड्यंत्र छिपा है। अगले दिन उपस्थित वीरों और वीरांगनाओं, राज्य के भावी राजा अंकित मोहन के सुरक्षा प्रबंध करने के लिए हमने आप सबको यहाँ एकत्रित किया है। हमने काफी सोच विचार कर एक सुरक्षा नीति बनाई है। राजकुमार अंकित को राजमहल के बीचों बीच अत्यंत सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा। बाहर से वह सैनिकों से घिरा होगा। पहले पहरे में वेणु, दूसरे में लड़ाकी, तीसरे में पीकू और अंतिम पहर में तुरीन को राजकुमार के साथ रहना होगा। सेनापति प्रवीण सिंह सेना और सुरक्षा कर्मियों की बागडोर संभालेंगे। सुल्तान राजमहल की मीनार पर उपस्थित रहकर अपनी अत्यंत पैनी दृष्टि से और अतिक्रूर गुप्तचरों की सहायता से महल के चप्पे चप्पे की स्थिति पर नजर रखेंगे। और मेरे चंद्रयोद्धा महल के परकोटे पर रहकर महल की रक्षा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और दुष्कर कार्य के लिए हमने चुना है भोकाल को, क्योंकि हमारी नजर में भोकाल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो वह कार्य कर सकता है। सभी को रहस्य के समुद्र में डुबोता हुआ बोला वल्लभ सिंह। इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे कि मनुष्य के बल पर बनाई गई हर सुरक्षा व्यवस्था अस्थायी होती है। उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई चूक अवश्य हो जाती है और वही चूक घातक सिद्ध होती है। इसलिए राजकुमार अंकित को सदा के लिए सुरक्षित करने के लिए उसे पहनाना होगा कछुआ कवच। कछुआ कवच, विलक्षण और अद्भुत कछुआ कवच पृथ्वी की कोई भी शक्ति जिसे भेद नहीं सकती। कछुआ कवच की उत्पत्ति कैसे हुई और वह कहां से आया, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम, परंतु इतना मालूम है जहां रखा है उस जगह का नाम है कछुआ महल। और कछुआ महल से उसे कोई भोकाल जैसा पराक्रमी और महाबली ही ला सकता है। लेकिन भोकाल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही गूंज उठी रानी मोहिनी की करुणामयी आवाज। आज से पहले तुमने सैकड़ों बार राज्य और राज परिवार पर आए संकट को समाप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। आज जब हमारे पुत्र की सुरक्षा का प्रश्न है तो हमें आशा है कि तुम पीछे नहीं हटोगे। भावुक हो गया भोकाल भी। आपके ही नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा भी है अंकित। अंकित के लिए कछुआ कवच अवश्य लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे साक्षात काल की गाल में ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहकर भोकाल एक झटके से वल्लभ सिंह की ओर पलटा। मैं कछुआ महल जाने को तैयार हूं महाराज। आप बताइए कहाँ है कछुआ महल और मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ। कछुआ महल तक तुम्हें मेरी विशेष नौका पहुंचा देगी। फिर वल्लभ सिंह धीर गंभीर स्वर में भोकाल को कछुआ महल के बारे में बताता चला गया और अंत में बोला, कछुआ महल में तुम्हें कदम कदम पर संकटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने अनोखी तीरंदाज सलोनी को तुम्हारे साथ भेजने का निर्णय किया है। ओह, अहो भाग्य मेरे। भोकाल के साथ जाने की बात सुनकर जहां सलोनी प्रसन्नता से झूम उठी, वहीं झुंझलाकर बोली तुरीन, अगर भोकाल के साथ किसी स्त्री का जाना आवश्यक है तो सलोनी नहीं, मैं उसके साथ जाऊंगी। तुरीन ठीक कह रही है। यह बात कोई विवाद बन जाती उससे पहले ही अति क्रूर बोल उठा। महाराज ने कुछ विचार करके ही सलोनी को भोकाल के साथ भेजने का निर्णय लिया होगा, इसलिए हमें विवाद न करते उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी के व्यक्तिगत मामलों का नहीं, राजकुमार की सुरक्षा का है। सभी के साथ अंततः भोकाल को भी मानना पड़ा। ठीक है, मैं कल भोर होते ही सलोनी के साथ कछुआ महल की तरफ निकल जाऊंगा। वह चुड़ैल हर समय भोकाल के साथ रहेगी, ये सोच सोचकर तो मेरे मस्तिष्क में तूफान उठता रहेगा। फिर बैठक स्थगित कर दी गई। उसी रात हर जाबाज अपने अपने मोर्चे पर मुस्तैद था, जबकि भोकाल अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए मेरे पास मात्र आज रात्रि का ही समय है। भोकाल को ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। मेरा संदेह सही निकला। ये चंद्र योद्धा अवश्य किसी दुष्ट शक्ति के धारक हैं, क्योंकि जब से ये यहाँ आए मैंने इन्हें कुछ भी खाते पीते नहीं देखा। और ये खाना लेते हैं और इसी तरह चुपके से फेंक देते हैं। इसलिए फिर वह वहां नहीं रुका। अब मुझे देखना है चंद्र योद्धाओं के स्वामी वल्लभ सिंह को। यही है उसका कक्ष। कक्ष से झांकते ही भोकाल की आंखें विस्मय से फैलती चली गईं। हे महागुरु, ये क्या? वल्लभ सिंह ने तो अपने कक्ष को अत्यधिक आधुनिक यंत्रों से सुशोभित करके बड़ी प्रयोगशाला का रूप दिया हुआ है, परंतु क्यों किया इसने ये सब? काफी सोच विचार करने के बाद भी भोकाल को इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आया। वल्लभ सिंह और चंद्र योद्धाओं के रहस्यमय चरित्रों से यह साफ प्रतीत होता है कि इनके रहते अंकित कतई सुरक्षित नहीं है, परंतु मेरी इस बात को कोई नहीं समझेगा, इसलिए मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। रात्रि का चौथा पहर।
पहरा देने के लिए अंकित के कक्ष की तरफ बढ़ती तुरीन कक्ष में पहुंचते ही स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पीकी बेहोश पड़ी थी और राजकुमार अंकित का कहीं नामो निशान न था। और इसका सीधा सा मतलब था कि राजकुमार अंकित का अपहरण हो गया। जंगल में लगी आग से भी तेजी से यह सूचना राजमहल के चप्पे चप्पे पर फैली, राजकुमार अंकित का अपहरण हो गया। इसी के साथ पूरे महल राजमहल का सैनिक पूरे राजमहल का सैनिकों से इस तरह घेराव करवा दो सेनापति की वायु भी राजमहल से बाहर ना निकल सके। अपहरणकर्ता अभी राजमहल से बाहर नहीं निकला होगा। महारानी सहित राजमहल में उपस्थित हर व्यक्ति को दरबार में पहुंचने के लिए बोलो। हर किसी की जांच पड़ताल की जाएगी। इधर बधावा सा भोकाल आदेश पर आदेश दागे जा रहा था और इधर अतिक्रूर। ये तुम क्या कह रहे हो गुप्तचर? प्रमुख, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है श्रीमान, आइए मेरे साथ, चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। आश्चर्य के समुद्र में डूबा अतिक्रूर गुप्तचर प्रमुख के पीछे चल दिया। इसी बीच महल में यह क्या दुष्टता है भोकाल? दास दासियों की तरह तुम हमारी भी जांच पड़ताल करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुझे पुख्ता संदेह है कि अंकित के अपहरण में आपका भी हाथ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कछुआ महल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।